हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। एडमिशन ओपन है, आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको कम्प्रीहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे पूरे सिलेबस का और उसी हिसाब से स्टडी मटेरियल्स दिया जाएगा। रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराई जाएंगी बिफोर प्री एंड मेंस। जो टेस्ट रहेगा वीकली होगा और इसका क्विक असेसमेंट आपको मिल जाएगा। आंसर राइटिंग भी होगी मेंस के लिए, जीएस पेपर, सभी जीएस पेपर के लिए इंक्लूडिंग ऑप्शनल फॉर यूपीएससी एज वेल एज ऐसे राइटिंग। जो भी गाइडेंस होगा एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा ही दिया जाएगा। इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी अवेलेबल है जिससे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन को और बेटर बना सकते हैं। फर्दर आपका जो भी डाउट है वन ऑन वन मेंटोरिंग के तहत आपको पर्सनलाइज गाइडेंस भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फर्दर डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर पे जो है 6002417488। तो देखते हैं आज का पहला आर्टिकल, आर इंडिया स्मॉल टाउन बीइंग इंक्रीजिंगली अर्बनाइज्ड। तो क्या जो हमारे देश की छोटी शहर है उसको काफ़ी ज़्यादा अर्बनाइज किया जा रहा है। तो अभी अगर हम देखें हमारे देश में तो अर्बनाइजेशन को लेके काफ़ी एक हम प्रॉब्लम देख सकते हैं। स्पेशली दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, ये कुछ चंद सिटीज़ हैं जिसमें सबसे ज़्यादा जो आपकी पॉपुलेशन है वो है या फिर सबसे ज़्यादा जो लोड है अर्बनाइजेशन का इन्हीं में है। तो इसीलिए हमारा ऐसा है कि अर्बनाइजेशन में हमारी जो पॉलिसीज़ है वो भी मेगा सिटीज़ को ही ज़्यादा फोकस करती है। और रियलिटी अगर देखें तो यही जो मेगा सिटीज़ है, मेट्रो सिटीज़ है, वो ओवर एक्यूमुलेशन, फिर आपका लैंड काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाना, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा लोड होना, लिविंग अनएफोर्डेबल होना, क्राइम रेट्स का बढ़ना, तो ये सभी प्रॉब्लम हम देख सकते हैं। तो इसका जो अल्टरनेटिव सोल्यूशन है कि जो अब मेगा सिटीज़ है वो रहेंगी लेकिन उसके आसपास हम क्या कर सकते हैं, जो स्मॉल टाउन्स है उनको हम बेटर डेवलपमेंट कर सकते हैं ताकि क्या किया जा सके, जो हमारा अर्बनाइजेशन है वो इवन हो अक्रॉस ऑल द स्टेट एंड ऑल द रीजन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, स्पेशली गवर्नेंस फेलियर देखा जा रहा है अंडर 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 की जो फंड फंक्शन एंड फंक्शनरी का प्रॉब्लम है। मेगा सिटीज़ में फंड फंक्शन फंक्शनरी का प्रॉब्लम कम है कंपेयर टू दी स्मॉल टाउन, तो उसको हमें दूर करना है। फिर पॉलिसी स्कीम जो है वो ज़्यादातर मेट्रो सेंट्रिक होती है, तो अमरूद जैसे जो पॉलिसी है या फिर इससे भी अलग पॉलिसीज़ हम बना सकते हैं छोटे शहर के लिए। और सोल्यूशन क्या है कि हमें एक बॉटम अप प्लानिंग करनी काफ़ी ज़रूरी है और डायरेक्ट फंडिंग देना ज़रूरी है ऑफ दी स्मॉल सिटीज़। तो ध्यान रखिएगा कि हमारे देश में जो अर्बनाइजेशन है वो काफ़ी अनसस्टेनेबल बनता जा रहा है। दिल्ली जैसे शहर है जो काफ़ी पॉल्यूटिंग हो रही है, हेल्थ क्राइसिस देखा जा रहा है, क्राइम कैपिटल बनती जा रही है, काफ़ी ज़्यादा जो हीनियस क्राइम जैसे दिल्ली गैंग रेप जो है, उस तरीके के जो क्राइम है जो हमारे देश की इमेज को टेंट करती है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, बेटर अर्बनाइजेशन करना है ताकि सेफ्टी, सिक्योरिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी, कल्चर सभी चीज़ों को हम प्रोटेक्ट कर सके। देखते हैं अगला आर्टिकल, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस इलेक्शन कमीशन ऑन वोटर डिलीटेशन एंड सिटीजनशिप। तो अभी मुद्दा ये है कि लगभग 6 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों का 6.5 करोड़ टू बी वेरी प्रिसाइज जो है उनको वोटर लिस्ट से रिमूव कर दिया गया है इन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ 11 स्टेट्स। तो इसमें लगभग 51 करोड़ वोटर का फिर से रीवेरिफिकेशन होना है। तो अभी इसमें जो इलेक्शन कमीशन है सही है कि इलेक्टोरल रोल का प्यूरिफिकेशन होना चाहिए और उनको ये अधिकार भी मिला है अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 सेक्शन 22। लेकिन इसमें एक बात ये भी आती है कि आर्टिकल 324 के तहत सुपरिंटेंडेंस कंट्रोल ऑफ इलेक्शन का दायित्व मिला है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। लेकिन इसमें एक बात यह भी है कि जो राइट टू वोट है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हर एडल्ट सिटीजन का जो 18 प्लस के है। तो इसमें अभी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो कैसे डिसाइड कर सकती है कि एक पर्टिकुलर जो व्यक्ति है उसका पहले आपके स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में ही वोटर लिस्ट से नाम कट जाए, क्योंकि इसी तो उसको काट रही है, उनको कोई एजुडिकेशन नहीं मिल रहा है। और इसमें ईसी काट रही है, मतलब ईसी सीधा सीधा भी नहीं काट रही है, ईसी के नीचे जो आपके इलेक्टोरल रोल रिवीजन ऑफिसर्स हैं जो आपके टीचर्स भी हो सकते हैं या फिर कोई थर्ड ग्रेड के स्टाफ भी हो सकते हैं, तो उनको ये एजुकेटिंग पावर कैसे मिल रहा है।
जबकि सिटीजनशिप जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर सिटीजनशिप एक्ट कि सिटीजनशिप कौन डिसाइड कर सकती है। तो सिटीजनशिप एक्ट एक तरफ है और एक तरफ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जो काफ़ी कन्फ्लिक्ट में आ रही है। तो इसमें अगर देखें तो काफ़ी जो आर्ग्यूमेंट हुआ कोर्ट में, तो उसमें जो ईसी के तरफ से जो थे उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल रोल को प्योरीफाई करना ज़रूरी है, और जो शेडो ऑफ डाउट आता है किसी के ऊपर, ये काफ़ी है उसको एक्सक्लूड करने के लिए। और वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिया, इसका मतलब तो ये नहीं है कि उसका डिपोर्टेशन हो गया, उनको अभी भी राइट टू अपील का जो हक वो है। लेकिन ऐसी कंसर्न ये जता रही है कि जो आपके डिसएनफ्रेंचाइजमेंट होंगे, जो वोटर लिस्ट से नाम काटे जाएंगे, उसमें ज़्यादातर जो लोग होंगे वो वल्नरेबल सेक्शंस के होंगे, जिनको काफ़ी कम आइडिया होगा। फिर जो इलेक्टोरल रोल रिवीजन ऑफिसर्स है, वो उनको जुडिशियल कॉम्पिटेंस कहाँ से मिल गई कि वो आपकी सिटीजनशिप इशू को देख सकते हैं। फिर आपका जो वोटर वायलेशन ऑफ राइट्स है बिफोर फाइनल एडजुडिकेशन, वो तो सही नहीं है कि एक बार वोटर लिस्ट में नाम रहने दिया जाए, किसी के ऊपर डाउट है तो उनको आप नोटिस भेजें, उसके बाद उनके ऊपर एडजुडिकेशन होगा, और फाइनली अगर प्रूफ हो जाता है कि वो आपके प्रॉपर सिटीजन नहीं है, उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, देन उनका नाम काटा जाना चाहिए, नॉट बिफोर दैट। तो वो चीज़ इसमें कंसर्न बन के निकला है कि आप पहले नाम काट रहे हो, फिर एडजुडिकेशन हो रहा है, तो पहले ये करो ना कि नाम मत काटो, जो डाउटफुल है उसको नोटिस भेजो, उसके बाद एडजुडिकेशन हो, और उसके बाद अगर वो अगला इंसान प्रूफ नहीं कर पाता है तो नाम काटो, अगर प्रूफ कर पाता है तो नाम को इंटैक्ट रहने दो, और इस प्रोसेस में टाइम लगेगा। तो अभी इसमें मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट देखें तो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मार्जिनलाइज कम्युनिटी जो है वो सबसे ज़्यादा आपकी क्या होगी, इम्पैक्टफुल रहेगी। पॉलिटिकली देखें तो जो आपकी माइनॉरिटी है या फिर वोटर सप्रेशन है वो देखा जा सकता है। लीगली देखें तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट एंड सिटीजनशिप एक्ट जो है वो कन्फ्लिक्ट में है, और एथिकली देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी और जस्टिस एंड फेयरनेस जो है वो कन्फ्लिक्ट में है। नेक्स्ट आर्टिकल है एससी स्प्लिट ऑन सैंक्शंस टू प्रोसिक्यूट पब्लिक सर्वेंट। तो क्या है ये मामला, हम इस पिक्चर से समझते हैं। तो हाल ही में क्या हुआ, जो सेक्शन 17A है ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ 1988, तो उसको लेके क्या है, एक आपकी पिटिशन आई सुप्रीम कोर्ट में। तो अभी ये जो सेक्शन 17A है 2018 में अमेंड करके इसको लाया गया था कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट है उसके अगेंस्ट एफआईआर करने के लिए, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के लिए गवर्नमेंट से प्रायर सैंक्शंस लेना होगा। आईएएस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से, और जो स्टेट पीसीएस के ऑफिसर है उनको, उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट से। तो ये सैंक्शंस का प्रोविज़न था, और इसीलिए क्या है अभी इसमें आपकी ये प्रोविज़न को लाया क्यों गया, क्योंकि नहीं तो क्या है, हर सिविल सर्वेंट के ऊपर कोई ना कोई एफआईआर करके बैठ जाएगा, और हर सिविल सर्वेंट काम करने से डरेगा, और पॉलिसी में पैरालिसिस आ जाएंगी। तो अभी इसी के लिए इस सेक्शन 17A को लेके ये पूरा मुद्दा जो है वो खड़ा हुआ, और सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस बेंच में एक आपकी स्प्लिट वर्डिक्ट दे दी। तो इसमें अभी कोई डिसीजन नहीं आ पाया गया है। तो जस्टिस BV नागरत्ना जी, जो आपकी हमारी नेक्स्ट फीमेल CJI बनने वाली है, तो उन्होंने क्या कहा कि आपकी जो 17A है, सेक्शन 17A ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ये आर्टिकल 14 को वायलेट करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ को, कि सिविल सर्वेंट को आपका एक स्पेशल दर्जा देता है ऑफ मतलब सिटीजन का, कि क्रिएट प्रिविलेज क्लास, और ब्लॉक करता है ऑफ डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ को, जो रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट में है। तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के लिए प्रायर अप्रूवल जो है वो इलीगल है एज पर ऑनरेबल जस्टिस BV नागरत्ना जी। लेकिन जस्टिस KV विश्वनाथन जी ने क्या कहा कि प्रैग्मेटिक अप्रोच एक दिया, कहा कि पॉलिसी पैरालिसिस जो है हाँ सही है, ये हो सकती है। तो इसका सल्यूशन ये है कि इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए, गवर्नमेंट को अप्रूवल देना नहीं देना वो उनका हाथ में नहीं रहना चाहिए। इंस्टीड जैसे लोकपाल लोकायुक्त है, उनको ये अधिकार दे देना चाहिए कि वो इन चीज़ों को देखेंगे। तो इसीलिए अभी क्या है, वे फॉरवर्ड में एम्पावर करना है लोकपाल लोकायुक्तों को, और स्ट्रिक्ट टाइमलाइन रखनी है कि सैंक्शंस जो है वो पास करे, और उसके बाद आपका क्या हो कि डिसीजंस को दिया जाए, और पीनलाइज करना है कोई मैलिशियस कंप्लेंट अगर करता है, कोई झूठा कंप्लेंट करता है, ताकि क्या की जा सके, मैलिशियस कंप्लेंट को कम की जा सके। नेक्स्ट आर्टिकल है ट्रस्ट बिल्डिंग विद चाइना ऑन, कि हम चाइना के साथ जो आपका डेमचुक एंड देपचांग है वहाँ पे डिसएंगेजमेंट को लेके जो है ऑलरेडी डिस्कशंस हम 2023-4 में देख चुके हैं।
हाँ 4-5 में था ये शायद, हाँ। तो उसमें वो डिसएंगेजमेंट का जो भी है या फिर जो भी हम ट्रस्ट बिल्डिंग अप्रोच ले रहे हैं वो सही है, लेकिन जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने कहा है कि हम एलएसी में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो विजिलेंस है वो लेकिन एसेंशियल है, उसको हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि पहले भी हमने देखा है हिंदी चीनी भाई भाई का जो नारा था, उसके बाद भी चाइना ने हमारे ऊपर अटैक किया था। तो इसीलिए क्या है, ज़रूरी है कि हम जो बॉर्डर में सर्विलियंस है उसको इंटैक्ट रखें, और ऊपर से और क्या करें, न्यू वारफेयर टेक्निक्स को भी हम रेडी करें। क्यों, आप देख सकते हैं कि जो सक्षम वैली है उसमें चाइना जो है कंटिन्यूअसली क्या है, जो आपकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है वो कर रहा है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को डेवलप कर रहा है, जो भारत की सैंक्टिटी को, जो भारत की सोवरेनिटी है, जो इंटीग्रिटी है, उसको वायलेट करता है। क्योंकि जो आपका सक्षम वैली है जो चाइना को दे दिया गया था इन 1963 बाय पाकिस्तान, तो पाकिस्तान खुद ने ये टेरिटोरी इलीगली एक्वायर कर रखा है 1947 के बाद। तो ये टेरिटोरी इट बिलोंग्स टू इंडिया। तो इसमें किस तरीके से जो है एक देश, दो देश मिलके एक दूसरे तीसरे देश का जो सोवरेनिटी है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, उसको वायलेट कर सकती है। अगर वो वैसा कर सकती है तो इसीलिए ट्रस्ट बिल्डिंग प्रोसेस में हमें ये नहीं सोच लेना है कि हमें एलएसी में विजिलेंस जो है कम करनी है, उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा के रखना ज़रूरी है। और इसको रियलिज्म के पर्सपेक्टिव से देखना है कि एनार्कियल सिस्टम होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, तो सेल्फ हेल्प काफ़ी ज़रूरी है। और कौटिल्य का मंडल जो सिद्धांत है या फिर थ्योरी है कि जो नेबर है एज ए नेचुरल एनिमी है, जिसको आरी कहा गया है। और इसमें और एक लाइन कही गई है कि इफ़ यू वांट पीस प्रिपेयर फॉर वार, अगर शांति चाहिए तो वार के लिए प्रिपेयर्ड रहो, क्योंकि जब प्रिपेयर्ड रहेंगे तो अगले को पता चलेगा कि जो हमारा ओपोनेंट है वो काफ़ी स्ट्रांग है, उसको अगर हम छेड़ते हैं तो उसका जो परिणाम है वो बुरा होगा। तो इसीलिए पिनाका मिसाइल सिस्टम, ब्राह्मोस, इन सभी चीज़ों को डेवलप करने के बारे में उपेंद्र द्विवेदी जी ने ये चीज़ जो है वो मेंशन की है, जो काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं, इक्वालिटी इन सोसाइटी हैज़ टू स्टार्ट इन स्कूल से सुप्रीम कोर्ट। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में ये कहा कि हमारे देश में अगर हम देखें तो आर्टिकल 45 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के बारे में कहता है। और इसमें मोहिनी जैन एंड उनी कृष्णा केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राइमरी एजुकेशन जो है वो एक फंडामेंटल हक होना चाहिए। इसीलिए 86th अमेंडमेंट एक्ट लाके तो आर्टिकल 21 को इंसर्ट किया गया कि राइट टू जो एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन, वो फ्री एंड कंपलसरी होना चाहिए। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया 2009 में, जिसका इफेक्ट हुआ 2010 में। और इसी राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर सेक्शन 12 सब क्लॉज 1C में लिखा हुआ है कि 25% का रिजर्वेशन करना है प्राइवेट स्कूल में EWS और डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए। तो ये जो कोटा है इसको काफ़ी अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है, और इसको नहीं किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये जो जजमेंट है वो दी है कि हम इंक्लूसिव स्कूल जब बनाएंगे तभी सोसाइटी में इक्वालिटी आएगी। क्योंकि स्कूल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें हर बच्चा क्या करता है, आपका जाता है। और उस इंस्टीट्यूशन में जब आपका गरीब का बच्चा, अमीर का बच्चा, ठेले वाले का बच्चा हो या फिर किसी IAS ऑफिसर का बच्चा, सभी जब एक साथ पढ़ेंगे तो उसी से क्या है, सोसाइटी में हार्मोनी, सोशल इक्वालिटी, ये सभी चीज़ें हम देख पाएंगे। नेक्स्ट है इंटर डिपार्टमेंटल पैनल फॉर्म टू कॉम्बैट डिजिटल अरेस्ट, गवर्नमेंट टू सुप्रीम कोर्ट। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को ये ऑर्डर दिया था कि जो डिजिटल अरेस्ट के जो प्रॉब्लम्स है जो बढ़ रहे हैं हमारे देश में, उसको कम किया जाना ज़रूरी है। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो उसी में गवर्नमेंट ने ये आंसर दिया कि गवर्नमेंट जो है वो पैनल बना रही है। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, तो डिजिटल अरेस्ट पहला होता क्या है, तो डिजिटल अरेस्ट में क्या करते हैं, जैसे आपको समझ लीजिए कि हमारे देश के बाहर से किसी ने वीडियो कॉल किया और इंडिया के जैसे जो पुलिस होते हैं वैसे ही कपड़े पहने, वैसा ही थाना सजा के रखा है, और आपको बताया गया कि आपके घर के जो पर्सन है उसको अरेस्ट कर लिया गया है। इवन उसमें क्या किया जाता है, जो मॉफ्ट वीडियोस है वो भी बना ली जाती है, मॉफ्ट जो आपकी आवाज़ है उसको भी बना ली जाती है, और उससे डराया धमकाया जाता है कि आप पैसे दो, नहीं तो हम इसके ऊपर आपका बहुत ज़्यादा केस ठोक देंगे। तो उससे क्या होता है, जो घर वाले हैं डर जाते हैं और पैसा दे देते हैं, और इससे क्या बाद में पता चलता है कि जो इंसान है वो तो सही है, वो घर में ही है या फिर कहीं आस पड़ोस में ही है। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स है कि हम इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी बना रहे हैं, जैसे RBI को लेके, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को लेके, मेटी मिनिस्ट्री को लेके, I4C को लेके, टेक जायंट्स को लेके, MEA को लेके और CBI NIA को लेके, ताकि हम इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से कोऑर्डिनेट कर सके इन टू मिटिगेट दिस सॉर्ट ऑफ क्राइम।
तो ज़रूरी है, नहीं तो सोसाइटी में ट्रस्ट इरोजन होगा, इकोनॉमी में कैपिटल फ्लाइट हो जाएगी, फिर हम लीगली एक्शंस नहीं ले पाएंगे। और इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो मोस्ट ऑफ द साइबर क्राइम्स इंडिया में होती है उसका जो सोर्स होता है वो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस होती है, बाहर से, जो वीपीएन यूज़ करके या फिर गलत अकाउंट इस्तेमाल करके इन सभी चीज़ों से जो है परेशान करती है हमारे पॉपुलेशन को। नेक्स्ट, ये जो लास्ट आर्टिकल है, गवर्नमेंट सोर्स कोड मांग रही है फ़ोन का। तो सोर्स कोड क्या होता है? इनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका इंग्रेडिएंट होता है। तो गवर्नमेंट इसीलिए मांग रही है ताकि जो फ़ोन है उसमें कोई भी बग हो या फिर कोई भी ऐसा मतलब हैकिंग हो, उस चीज़ों को मिटिगेट किया जा सके और साइबर जो अपराध है उसको कम किया जा सके। लेकिन जो फ़ोन कंपनी है वो कह रही है कि ये आईपीआर का वायलेशन है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, जो वो शेयर नहीं कर सकती है। जैसे कोको कोला है, वो क्यों, कैसे, किस तरीके से कुक को बना रही है, वो अपना इंग्रेडिएंट्स नहीं शेयर कर सकती है क्योंकि ये उनका ट्रेड सीक्रेट है। तो उसी तरीके से इसको लेके अभी क्या है, सोर्स कोड को लेके गवर्नमेंट और एमएनसीज के बीच में जो है एक झड़प आप इसमें देख सकते हैं। बाकी ध्यान रखिएगा, सोर्स कोड क्या है क्या नहीं है ये पूछा जा सकता है। तो इसी के साथ जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।